आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 24 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तीनों टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो 1,21,19,00,000 है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? प्रवास के दो प्रकार क्या है? प्रवास के जो है दो प्रकार क्या है? तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ये प्रवास के दो प्रकार है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? कोई दो नकदी फसलों के नाम बताए। पूछा गया है कि कोई दो नकदी फसलों के नाम। तो पहला चाय, दूसरा कपास। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है? टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को का ये पूरा नाम है, तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम झारखंड का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है उसका नाम क्या है? तो झरिया कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विश्व की जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब होने में कितना वर्ष लगा था? विश्व की जनसंख्या जो 5 अरब से 6 अरब होने में कितने समय लगा था? तो 100 वर्ष लगा था। कितना? 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर कैसे देंगे? आंसर ऐसे लिखना है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वही उसी को तो जनसंख्या कहेंगे। जहाँ पे किसी भी क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं या मनुष्य रहता है उसको जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश से इसमें स्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो दो समय अंतराल के बीच में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2 वर्ष, एक 2024 और 2025 मान लीजिए। 2024 और 25 के मध्य जो बच्चा जन्म लेगा या मृत्यु होगा, उसमें जो होगा उसी को न बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। ज़्यादा जन्म लेगा तो जनसंख्या वृद्धि होगा, और मृत्यु ज़्यादा होगा तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या का जो संक्रमण सिद्धांत है उसका जो किसी क्षेत्र में वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? तो जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक है, पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 घटक है, याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है सभी। एशिया महादेश में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महादेश में जो कुल 60% जो है विश्व की जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन अब देखिए क्या, अब लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि साक्षरता से आप क्या समझ सकते हैं? वह व्यक्ति जो रोजगार के कारण अपने जीवन में एक साधारण और सरल वाक्य को समझ या लिख या पढ़ सके उसे साक्षर कहते हैं। यदि हम समझाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो कि अपने साधारण से जीवन में सरल वाक्य को समझ या लिख या पढ़ सके उसे हम साक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है लघुत्तरीय का जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। लघुत्तरीय का जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो आप सब परिभाषित कीजिए। इसका आंसर देखिए क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले
व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये सिंपल सी डिफिनेशन याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लघु उत्तरीय का जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। तो पहला है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, ये लिख लीजिएगा। फिर एक नंबर देखे जन्म दर। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और एक पॉइंट आप लिख दीजिएगा इसमें कि जन्म दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है और इसमें धनात्मक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्या? दूसरा पॉइंट है कि मृत्यु दर में किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में मृत व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसमें मृत्यु दर अधिक होने से जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है, ये लिख दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए, तो ये लिख दीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 देख के लिखिएगा कि प्रवास प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक जो है प्रवास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इसके अंतर्गत भूखमरी, आपदा, बाढ़, सुनामी आते हैं। प्रतिकर्ष कारक जो है उसके अंतर्गत जो है भूखमरी, आपदा और बाढ़, सुनामी आते हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या है कि जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित कर। अपकर्ष कारक जो है अपने जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? इस कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा अनुसार प्रवास करते हैं। ये जो अपकर्ष कारक के अंतर्गत जो है वो लोग है अपने इच्छा के अनुसार प्रवास करते हैं। इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, जहाँ बेहतर रोजगार मिलता है, अच्छी शिक्षा, उच्च वेतन आदि मिलते हैं, तो लोग वहाँ बसना अधिक पसंद करेंगे। यही कारण है कि अपकर्ष कारक की ओर जनसंख्या जो आकर्षित करता है। इस तरह लीजिएगा। और आपको 3 नंबर। अब क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? इसके घटक के विस्तृत व्याख्या कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। प्रवास का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के प्रवासों को उल्लेखित कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है 2 प्रकार से। तो इसका आंसर देखिए, 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 2 समय अंतराल के बीच में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक जो उत्तरदायित्व है क्या क्या है। तो पहला घटक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा क्या है? प्रवास। तो पहला जन्म दर देखते हैं। जन्म दर जो है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, याद रख लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि मृत्यु दर किसी विशेष क्षेत्र में किसी एक वर्ष के दौरान मृत व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। किसी जो एक क्षेत्र में है, एक वर्ष में हुए मृत व्यक्ति की संख्या को, कितना जो व्यक्ति वहाँ उस क्षेत्र में एक वर्ष में मरा उसका जो है उसी को मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, जनसंख्या घनत्व में वितरण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये पूछा जा सकता है। तीसरा है जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की व्याख्या कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो कुछ भी आए एक ही आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि आंसर लिखना है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को 4 कारक निम्नलिखित है। पहला क्या है? भौतिक या भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत जो है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि सम्मिलित किया जाता है। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जो है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि सम्मिलित की जाती है। समान रूप से उपजाऊ मैदान तथा आर्द्र जलवायु में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जहाँ पे उपजाऊ जमीन रहेगा, मैदान समतल मैदान रहेगा, जलवायु अच्छा रहेगा, वहाँ पे जो जनसंख्या अधिक बसना पसंद करेंगे। जबकि
काम हो जाओ क्षेत्र का विषम जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होती है। जहाँ पे ऊपर खाबर रहेगा, पहाड़ पठार रहेगा, वहाँ पे लोग बसना कम पसंद करेंगे। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है आर्थिक कारक। इसके अंतर्गत बेरोजगारी, उत्पन्न, वितरण आदि को सम्मिलित किया जाता है। और आर्थिक कारक के बेरोजगारी, उत्पन्न, वितरण आदि को सम्मिलित किया जाता है। विकसित रोजगार एवं उत्पादन वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जहाँ पे विकसित रोजगार उत्पादन वाले क्षेत्र, जहाँ रोजगार का अवसर, शिक्षा जो रहे, वहाँ पे जनसंख्या अधिक होता है। जबकि अल्प रोजगार, जहाँ पे रोजगार नहीं, बेरोजगारी रहता है, तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होती है। जहाँ पे कम उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे लोग बसना बहुत कम पसंद करते हैं। तीसरा कारक क्या है कि सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक जनसंख्या वितरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। संस्कृति जो है जनसंख्या को वितरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। समान संस्कृति वाले क्षेत्र में, अर्थात समान भाषा, धर्म, विश्वास आदि वाले क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। जहाँ पे संस्कृति एक है, धर्म एक है, भाषा एक है, वहाँ पे लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। चौथा कारक क्या है कि राजनीतिक कारक। राजनीतिक स्थिरता और इसे उत्पादन यूडीआई वृद्धि स्थिति के कारण में जनसंख्या का वितरण होता है। राजनीतिक स्थिरता वाले क्षेत्र में, राजनीतिक जो वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जहाँ पे राजनीतिक होता है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होता है। जबकि युद्ध संभावित क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है। जहाँ पे राजनीति या जहाँ पे युद्ध होगा वहाँ पे बसना लोग कम पसंद करेंगे, लेकिन जहाँ पे राजनीतिक नहीं होता है, कम होता है, वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा पूछने का तरीका ऐसा है कि विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का विवेचना कीजिए। तो कैसे किया, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर ऐसे लिखेंगे, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक। तो पहला क्या है? पहला भौगोलिक कारक क्या है? तो पहला भौगोलिक कारक है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर जल आसानी से मिलता है। यही कारण है कि नदी घाटी क्षेत्र विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र है। जल जहाँ आसानी से प्राप्त होगा, लोग वहीं तो बसना पसंद करेंगे। और जल आसानी जहाँ मिलता है, वहीं जहाँ नदी घाटी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे घना बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लोग जो है समतल मैदानों में बसना अधिक पसंद करते हैं। जहाँ पे समतल मैदान है, पहाड़ पठार नहीं है, पर लोग बसना अधिक पसंद करेंगे। इसका कारण यही है कि ये ऐसा क्षेत्र में फसल उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होता है। जहाँ पे समतल मैदान हो, वहाँ पे फसल उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होता है, इसलिए वहाँ पे लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जलवायु जहाँ जलवायु अनुकूल होती है, वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जहाँ पे अनुकूल जलवायु है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? मृदा या मिट्टी। वैसे क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, वहाँ सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। इस प्रकार से आप सब याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम 24 फरवरी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि का वैश्वीकरण पर प्रभाव निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे कि भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिख करें, ऐसा पूछ सकता है। तो इसका आंसर कैसे देना? आंसर ऐसे देना, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर प्रकार से है। पहला कैसे? पहला है कि भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ। भारत में जो निर्वाह कृषि के साथ साथ जो व्यापारिक कृषि भी तेजी से विकास हुआ। आजकल जो है भारत के किसान जो है वैसे फसल उगाते हैं जिसमें उत्पादन एवं लाभ अधिक होता।
अभी जो आजकल जो है भारत के किसान जो है वैसा फसल उगाते हैं जिसमें उत्पादन एवं लाभ अधिक होता हो। दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय किसान अपने उत्पादन अधिक करने के लिए आधुनिक औजारों का उपयोग करते हैं। अब भारतीय जो किसान है अपने उत्पादन को अधिक करने के लिए आधुनिक औजारों का प्रयोग करते हैं, खाद का ये सब का, कीड़ा मारने के लिए कीड़ा मारने वाला दवाई का। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय किसान जो है अपने खेती अच्छे किस्म की बीज लगाते हैं जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है तथा मुनाफा अधिक होता है। भारतीय किसान जो है खेतों में अच्छी किस्म के बीज बोने लगे हैं जिससे पैदावार ज़्यादा होता है तथा मुनाफा भी अधिक होता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में बहुत सारे कृषि उत्पादन निर्यात में वृद्धि हुई। और वैश्वीकरण के कारण जो है भारत के बहुत सारे कृषि उत्पादन जो है निर्यात में वृद्धि हुई। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन को देखा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।